बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का नाम है चंद लम्हे सजाद हैदर यलदरम के साथ, जिसके मुसन्निफ़ मौलाना सलाहुद्दीन अहमद हैं, और ये सबक मजमूए नज़्म व नस्र बराए जमात 12वीं से लिया गया है। सजाद हैदर यलदरम एक अफसाना निगार हैं और यलदरम उनका कलमी नाम है। और यलदरम के मानी हैं, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और उसके मानी हैं बिजली की कड़क। सबक को समझने से पहले अदब बराए ज़िंदगी या अदब बराए अदब और अदब बराए मकसद का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अदब बराए मकसद से मुराद वो अदब है जिसके पीछे कोई ना कोई मकसद मौजूद हो। इसके मज़ामीन अमूमन खुश्क होते हैं और आम कारी की दिलचस्पी का बायस नहीं होते, लेकिन इसके पीछे कोई अज़ीम शान मकसद होता है जिससे मुराद कारी की तरबियत करना है, और इसके अंदर अमूमन ऐसे मज़ामीन को चुना जाता है जिससे माशरे के ऊपर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। जबकि अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी से मुराद ऐसा अदब तहरीर करना है जिसके अंदर उम्दा अल्फाज का चुनाव किया गया हो और ज़िंदगी के मुस्बत और मनफी पहलू दोनों को बयान किया गया हो। जब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ तो सर सैयद अहमद ख़ान और उनके रफ़क़ाए कार की तहरीक बहुत अच्छे तरीके से रवां दवां थी। अदब बराए ज़िंदगी की शमा टिमटिमा रही थी, जबकि अदब बराए मकसद का दौर दौरा था। अहले लखनऊ अपनी पूरी कोशिश में लगे थे कि वो अदब बराए ज़िंदगी की इस जलती हुई शम्मा को उकसाएं या इसको जलते रहने की कोशिश जो है वो अपनी तरफ से भरपूर करें, लेकिन वो भी इस गिरती हुई दीवार को सहारा देते देते आजिज़ आ चुके थे। 20वीं सदी के आगाज़ में अदब बराए मकसद का दौर दौरा था। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक भी उस टाइम पर बराबर हो चुकी थी, और लेकिन कुछ अफराद ऐसे थे जिनमें पंडित रतन नाथ सरशार, अब्दुल हरीम शरर और सजाद हुसैन ने इस शमा को जलाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ नकार खाने में तोती की आवाज़ साबित हुई। लेकिन सजाद हैदर यलदरम, जो कि एक बुनियादी तौर पर अफसाना निगार हैं, ये इस मरती हुए अदब यानी अदब बराए अदब के लिए एक नई ज़िंदगी का पैगाम लेकर आए। उनकी तबीयत बाग़ियाना थी और अंदाज़ शायराना था। इसके साथ साथ उनके अंदर एक और ख़ूबी भी मौजूद थी, और वो ख़ूबी ये थी कि वो हर चीज़ के अंदर ख़ूबसूरती का अंसर तलाश कर लेते थे। आप बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे, लेकिन उम्दा नसर लिखने वाले यानी कि इंशा परदाज़ भी साबित हुए। आपके हसीन अल्फाज जो आपके कलम से मोतियों की तरह सफ़े के ऊपर बिखर जाते थे, उसकी मिसाल नहीं मिलती। दरअसल अफसाना निगार और इंशा परदाज़ में ये फ़र्क होता है कि इंशा परदाज़ अल्फाज की खूबसूरती और चुनाव के ऊपर अपनी पूरी तवज्जो मबजूल किए रखता है, जबकि अफसाना निगार की बुनियादी तौर पर ख्वाहिश यह होती है कि वो कहानी को इंतहाई उम्दगी से बयान करे। लेकिन एक इंसान के अंदर दोनों खूबियों का यकजा हो जाना यकीनन उसकी इनफरादियत की बहुत बड़ी मिसाल है। जैसे कि सजाद हैदर यलदरम एक अफसाना निगार भी थे और इंशा परदाज़ भी। इसी वजह से आप अपने स्टाइल के बनाने वाले ख़ुद ही हैं, आप बहुत बड़े स्टाइलिस्ट हैं। और अगर आप मोहम्मद हुसैन आज़ाद से पहले पैदा हो जाते तो उर्दू के सबसे पहले स्टाइलिस्ट इंशा परदाज़ कहलाते। आपने अपनी तबीयत और फितरत के ऐन मुताबिक ऐसा अदब तहरीर किया जो पूरी दुनिया में ता क़यामत अदब के पढ़ने वाले उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। आपने मुहज़न रिसाले में लिखना शुरू किया तो अदब के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। आपने अपनी बातनी तख्लीकी दुनिया से मुतासिर होकर लिखना शुरू किया जो लोगों के दिलों की आवाज़ बन गई। ये एक अच्छे लिखारी की खसूसियत होती है कि वो जज्बाती दुनिया से बुनियादी तौर पर निस्बत रखता है और बैरूनी दुनिया और ख़ारजी दुनिया से असर लेते हुए अपनी अंदरूनी दुनिया से अल्फाज को मुरतब करके उनका आमेज़ा लोगों के सामने पेश करता है, और यही उसकी उम्दगी की सबसे बड़ी मिसाल होती है। यलदरम के अल्फाज और तराकीब इस कदर मुतासिर कुन थे कि उन्होंने दूसरे लिखारियों को भी मुतासिर किया, और जहाँ पर अदब बराए अदब का दौर दौरा था, आपके कलम की ताकत ने उसको मिटाने में नहायत अहम किरदार अदा किया, और दोबारा अदब बराए ज़िंदगी की शम्मा जो कि बुझने वाली थी उसको एक नई ज़िंदगी मिली, और आप एक ऐसी शम्मा साबित हुए जिसने ना सिर्फ ख़ुद अपने वजूद को कायम रखा बल्कि दूसरे चिराग भी इस शम्मा से जलना शुरू हो गए, और ये इस तरह ये एक चिराग दूसरे चिरागों को रोशन करता रहा, और हमारे खालिस अदब के दौर दीवार रोशन होते चले गए। और ता क़यामत जब तक आपके पढ़ने वाले मौजूद हैं तो अदब के दरो दीवार इसी तरीके से रोशन रहेंगे।
مرکزی خیال: ادب برائے ادب کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے اور اس کی مردہ ہوتی ہوئی روح میں نئی جان پھونکنے والوں میں سجاد حیدر یلدرم کا نام بہت نمایاں ہے۔ آپ کے عمدہ الفاظ و تراکیب نے نہ صرف اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا بلکہ دوسروں کو بھی اس سے متاثر کیا اور خالص ادب کی روایت کو زندہ کیا۔ ادب پڑھنے والے اور ادب کے بارے میں علم حاصل کرنے والے لوگ قیامت تک آپ کی تحریروں سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ صلاح الدین احمد پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے نامور ادیب، صحافی، نقاد، مترجم، ادبی جریدے ادبی دنیا کے مدیر تھے۔ آپ 25 مارچ 1902 کو لاہور، صوبہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ابتدا ہی سے انہیں ادبی صحافت کا بڑا اچھا ذوق تھا۔ زمانہ طالب علمی میں انہوں نے ایک وسیع اردو رسالہ جس کا نام خیالستان تھا جاری کیا، اور پھر انہوں نے 1934 میں اردو کا ایک نہایت اہم جریدہ ادبی دنیا کی ادارت سنبھالی۔ اردو بولو، اردو لکھو، اردو پڑھو تحریک کے بانی اور سرخیل وہی تھے۔ آپ کے خدمات کے عوض آپ کو پنجاب کا بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ان کی خدمات کا ایمانداری سے جائزہ لیا جائے تو آپ کی پوری زندگی کو دہرانا ہوگا۔ آپ کی زندگی کے شعوری حصے میں کوئی ایسا پل نہیں ہے جو خدمت اردو سے خالی ہو۔ اردو زبان کی تحسین، فروغ، دفاع اور نفاذ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا اولین مقصد اور آخری مدعا بنا دیا تھا۔ اردو ان کی تہذیب تھی، ان کا ماحول تھا، ان کی ثقافتی فضا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی دوستی اور عداوت کی وجہ بھی اردو ہی تھی۔ ان کا نظریہ تھا اور ان کا نظام خیال تھا، اور اسی طرح اردو ہی ان کا جزو ایمان تھا۔ تحریر کی خصوصیات: صلاح الدین کا انداز نہایت عمدہ ہے۔ آپ کا رنگین اور منفرد اسلوب مولانا محمد حسین آزاد کی تحریر کا عکس معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے نثر میں شاعرانہ لوازم کو داخل کیا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی نثر کے اوپر شاعری کی چھاپ نظر آتی ہے۔ آپ کے مطالعے کی وسعت آپ کی تحریر سے نمایاں ہے۔ آپ ایک صاحب بصیرت نقاد تھے۔ آپ نے حق پسندی اور صاف گوئی کے ساتھ فن پاروں کے ادبی محاسن اجاگر کیے اور لوگوں کو اس کے مطابق ہی اپنی ہدف تنقید بنایا۔ آپ کی سماعتوں کا ازحد شکریہ۔